नमस्कार दोस्तों, देश के कुछ बहुत पॉपुलर नामी रेसलर्स जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना होता है कि फीमेल रेसलर्स के साथ सेक्सुअली हरेसमेंट किया जा रहा है। इस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आएंगे जो आपको दिखाए नहीं जा रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। सबसे पहले बात करते हैं ये प्रोटेस्ट हो क्यों रही है और ये प्रोटेस्ट कर कौन रहा है। इसको लीड कर रहे हैं इंडिया के वो नामी 3 रेसलर्स जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं बजरंग पूनिया, जिन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था और इन्होंने कुल 21 मेडल जीते हैं। और फिर आती है साक्षी मलिक, जिन्होंने भी 2016 में रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और कुल 13 मेडल जीते हैं। और फिर आती है विनेश फोगाट, जिन्होंने कुल 13 मेडल जीते हैं और इंडिया का नाम बहुत रोशन किया है। अब बात करते हैं ये प्रोटेस्ट किसके खिलाफ की जा रही है। तो यह प्रोटेस्ट ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ की जा रही है, जो बीजेपी के एक एमपी हैं। ब्रजभूषण सिंह किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो वो जीतते ही हैं। यूपी में 1990 के बाद गोंडा जिले से 6 बार सांसद रह चुके हैं। यहाँ के लोगों का कहना है ब्रजभूषण यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि पार्टी कोई भी हो पर जीत हमेशा ब्रजभूषण की ही होती है। 2004 में बीजेपी ने उन्हें बलरामपुर से टिकट दिलवाया और गोंडा से घनश्याम शुक्ला को टिकट दी गई और पोलिंग के दिन ही अचानक घनश्याम शुक्ला की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और जब वो जेल में थे तो उनकी जगह उनकी बीवी चुनाव लड़ी और जीत गई। पिछले साल लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ने कहा कि उनके हाथों एक मर्डर हुआ था। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके अलावा इन पर काफी केस भी फाइल हो रखे हैं, जैसे आईपीसी 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर, 147 के तहत उपद्रव फैलाना, 148 के तहत घातक हथियार रखना, 149 के तहत अनलॉफुल असेंबली विथ कॉमन ऑब्जेक्ट जैसे कई मामले दर्ज हैं। और बाबरी मस्जिद डिमोलेशन में पुलिस ने सबसे पहले इन्हीं को गिरफ्तार किया था, क्योंकि वो प्राइम सस्पेक्ट थे। अब आते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है 2021 से। 2021 में हरियाणा के रेसलर्स और WFI के बीच एक वाद खड़ा होता है। 2021 में WFI ने नए रूल्स बनाए थे। इन नियमों के अनुसार जो भी खिलाड़ी, चाहे वो नेशनल खेल चुका हो, इंटरनेशनल खेल चुका हो या फिर ओलंपिक्स में खेल चुका हो, उन सभी को ट्रायल देना होगा और अपना फिटनेस लेवल टेस्ट करवाना पड़ेगा, तभी वो इंटरनेशनल में खेल सकता है। इस रूल के हिसाब से जो ज्यादा अच्छा परफॉर्मर होगा उसी को मौका मिलेगा इंटरनेशनल में जाने के लिए, और इस रूल से नए प्लेयर्स को भी मौका मिलेगा। और इसी के साथ एक और नियम आया कि सारे स्टेट्स का एक कोटा फिक्स कर दिया गया, जो कि पहले फिक्स नहीं था, जिससे हर राज्य को बराबर मौका मिलेगा। इसी कारण हरियाणा फेडरेशन वाले WFI से नाराज हो गए, क्योंकि हरियाणा में अच्छे खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है और हर स्टेट सिर्फ एक टीम ही उतार सकती है और एक टीम में हरियाणा के सारे खिलाड़ी आना पॉसिबल नहीं है। इस नियम से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया सहमत नहीं थे, जिस कारण से उन्होंने गुजरात और न्यू दिल्ली में हो रहे एशियन गेम्स के सिलेक्शन प्रोसेस को भी स्किप कर दिया और इसमें भाग नहीं लिया। इससे पहले एक और इंसिडेंट होता है। विनेश फोगाट को 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में WFI के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बजाय अपने टी शर्ट पर एक स्पॉन्सर का लोगो डाला था, जो कि अलाउड नहीं था, जिस कारण से उन्हें सस्पेंड किया गया। साथ ही विनेश को एक और प्रॉब्लम थी कि वो दूसरे रेसलर्स के साथ रूम शेयर नहीं करना चाहती थी। उसके बाद जनवरी 2023 में जब ये रेसलर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू करते हैं तो इनका कहना होता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुछ लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया है। इसमें 5 से 6 लड़कियां सामने आती हैं, जिसमें एक माइनर होती है, परंतु इन लड़कियों की कोई डिटेल्स सामने नहीं आती है। तब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट PT उषा इन रेसलर से मिलती है और उन्हें यह तसल्ली देते हैं कि एलिगेशंस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। तब इस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक ओवरसाइट कमेटी बनाते हैं, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, जिनका नेतृत्व करती है मैरी कॉम, जिनके चरित्र पर कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। और इस कमेटी में रेसलर्स के कहने पर बबीता फोगाट को भी इस कमेटी में जोड़ा जाता है और तभी ये रेसलर्स प्रोटेस्ट बंद करते हैं। उसके बाद अप्रैल 2023 में इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है, तो यह रिपोर्ट प्रोटेस्टर्स के फेवर में नहीं होती है, जिसके कारण रेसलर्स वापस जंतर मंतर पर धरने पर बैठ जाते हैं। यह रिपोर्ट पब्लिकली तो सामने नहीं आती है, परंतु इस रिपोर्ट के कुछ अंश द इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश किए गए हैं, जिनमें कोई भी ब्लेम प्रूव होता नहीं दिखता है। पहला ब्लेम होता है जिसमें
विनेश फोगाट कहती हैं कि उनको 2015 में टर्की में गलत ढंग से टच किया गया था, पर बाद में वो कहती है कि यह 2016 में हुआ था और मंगोलिया में हुआ था। परंतु इसके बाद एक इंटरव्यू सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा कि उनके साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। कुछ रेसलर्स का कहना था कि ब्रजभूषण ने उनके नंबर मांगे और कुछ का कहना था कि ब्रजभूषण ने उनके कंधों पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाए थे, परंतु जब पैनल ने फोटोज मांगे तो वो नहीं मिले। ब्रजभूषण के अलावा कुछ कोचेज को भी ये एलिगेशंस फेस करने पड़ रहे हैं, जिनमें से एक हैं ग्रीको रोमन ट्रेनर महावीर प्रसाद, जो कि द्रोणाचार्य अवार्ड से भी नवाजे गए हैं। पैनल ने उनसे पूछा कि टोक्यो ओलंपिक्स में हार के बाद वह विनेश के घर क्यों गए थे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वह कुछ मोटिवेटिंग वर्ड्स कहना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा था कि टॉप रेसलर्स कठिन दौर से गुजर रहे हैं। महावीर ने उत्तर दिया कि जब वे विनेश से मिलने गए थे तो वे अकेले नहीं थे, उनके साथ एक कोच और एक पत्रकार भी थे, इसलिए विनेश से मिलने में उनके मन में कोई दुर्भावना होने का सवाल ही नहीं था, जो एक्चुअली में रेसलर्स ने कहा था। और जब इनसे इंटरव्यू में बात की जाती है तो इनके एलिगेशन सही से प्रूव नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद रेसलर्स ने अप्रैल में वापस जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। 28 अप्रैल 2023 को ब्रजभूषण पर 2 केस फाइल होते हैं। दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 354 महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना और धारा 34 सामान्य इरादे का हवाला दिया गया है। इन आरोपों में 1 से 3 साल की सजा का प्रावधान है। पहली एफआईआर में 6 वयस्क पहलवानों के आरोप शामिल हैं। इसमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के सचिव विनोद तोमर का भी नाम है। दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई है। यह पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत है, जिसमें 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। एफआईआर में जिन घटनाओं के उल्लेख किए गए हैं वे कथित तौर पर 2012 से 2022 के बीच देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई है। उसके बाद पुलिस इसकी जाँच में जुट गई। फिर 28 मई 2023 को जब भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा था, तब रेसलर्स धारा 144 के जोन में घुस जाते हैं। उस पर सुमन नलवा डीसीपी दिल्ली ने कहा कि पिछले 38 दिन से वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस इनको बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है। वहाँ बैठे हैं जो नॉर्मली हम प्रोटेस्टर्स को नहीं देते हैं। इनके वहाँ जेनसेट्स हैं, टेंटेज था, पानी की सुविधा थी। और इसके बाद इन्होंने 28 मई 2023 को नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन धारा 144 के जोन में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जिस जोन में किसी भी एजेंसी को लॉ एंड ऑर्डर के तहत प्रोटेस्ट करना अलाउ नहीं है। इस पर सुमन नलवा ने कहा, बातचीत हुई लेकिन इन्होंने कुछ भी सुनने से मना कर दिया। तो उसके बावजूद जब इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो इनको डिटेन करना पड़ा। उसके बाद कई राजनेता अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर देते हैं और कहते हैं राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा है जनता की आवाज। इसके जवाब में कुछ नेता कहते हैं कि राज्याभिषेक इंदिरा जी का भी हुआ था और उस वक्त इंदिरा जी के आदेश पर सड़कों पर कुचली जा रही थी जनता की आवाज। यह इंसिडेंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को जल्द से जल्द उन केसेस पर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। तो अब बात करते हैं एक और पहलू की कि इस देश के खिलाड़ियों का सम्मान किया जाता है या फिर नहीं, तो इस पर नजर डालते हैं। पहले स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट 874 करोड़ था, उसे बढ़ाकर सरकार ने 3062 करोड़ तक किया, जो कि पहले की बजट की तुलना में 3 गुना से भी काफी अधिक है। इस बजट में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का खर्चा होता है, जिसमें इनकी मंथली सैलरी या जेब खर्ची भी इंक्लूड होती है। खिलाड़ियों को इंटरनेशनल या नेशनल के लिए जो भी कोच चाहिए होता है उसका पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है, जिसका रिजल्ट भी अच्छा आया है। इसी कारण से भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल्स, पैरालंपिक में 19, डेफ ओलंपिक्स में 16, कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 जिसमें कुल 22 गोल्ड मेडल्स जीते गए और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 11 मेडल्स जिसमें कुल 8 गोल्ड मेडल भारत ने जीते। उनमें से 4 गोल्ड मेडलिस्ट फीमेल रेसलर्स थी, जो भारत का आज दिन तक का रिकॉर्ड था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार खिलाड़ियों की कितनी हेल्प करती है या सरकार की विचारधारा खिलाड़ियों के प्रति कैसी है। इस वीडियो में आपने जाना इस प्रोटेस्ट की दूसरी साइड क्या है, जो काफी लोगों को पता नहीं थी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपको इसी तरह पूरी व्याख्या के साथ वीडियो देखने पसंद हैं तो 30 माइंड को सब्सक्राइब करें।